बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट इलेक्शन हुआ उसका नतीजा आ गया है। अपोजिशन को अपनी उम्मीद से ज़्यादा सीटें मिल गई हैं। यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो ये मानते थे कि एक सीट कम से कम ज़्यादा दी जा रही है अपोजिशन को, और अपोजिशन को वो सीट जीतने का मौका भी मिल गया। सबसे ज़्यादा वोट जो है मुराद सईद साहब को पड़े हैं और मुराद सईद साहब सेनेटर बन चुके हैं। अब वो हलफ उठाने नहीं आ पाएंगे, हालात उनके लिए मुश्किल होंगे ज़रूर, लेकिन ये पहली मरतबा नहीं हो रहा, माजी में भी ऐसा होता रहा है। 26 वोट जनरल नशिस्त पर मुराद सईद साहब को पड़े हैं। उनके बाद फैसल जावेद को, मिर्ज़ा अफरीदी को और नूरुल हक कादरी को वोट पड़े। फैसल को 22, मिर्ज़ा अफरीदी को 21 और नूरुल हक कादरी को 21 वोट पड़े। मिर्ज़ा अफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फ्लेक्सिबिलिटी शो की है कि जो लोग 9 मई के बाद या उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर चुके थे, अगर उनके पास पैसा है और वो इख्तियार वाले हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके साथ उनके लिए दरवाजे तहरीक इंसाफ के खुले हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट से आपके अच्छे ताल्लुकात हैं तो आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग उम्मीद कर सकते हैं कि वो किसी ना किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वापस हिस्सा बन जाएंगे। अब यहाँ पे टेक्नोक्रेट की एक सीट चली गई अपोजिशन को और एक हुकूमत को चली गई। इसी तरह जो एक सीट है वो ख़वातीन की हुकूमत को चली गई और एक अपोजिशन को चली गई। तो इस तरह जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नए फार्मूले के तहत 6 सीटें और अपोजिशन 5 सीटें जीत गई। गंडापुर साहब ने कहा जी कि अगर ये मखसूस नशिस्तें अपोजिशन को ना मिलती तो उनकी सीटें महदूद रहती 3 तक। तो ये बात गलत है। एक ही सीट उनको तब भी मिलनी थी क्योंकि वो एक जनरल नशिस्त सिर्फ जीत सकते थे। दोनों टेक्नोक्रेट या ख़वातीन की जो नशिस्त है टेक्नोक्रेट या दूसरी जो खातून की नशिस्त है उसमें से एक भी उनको नहीं मिलनी थी और फिर एक सीट तक महदूद रहना था अपोजिशन ने। अब यहाँ पे खरीदो फरोख्त की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि सारे जो उम्मीदवार थे वो बैठ गए थे, सिर्फ एक उम्मीदवार बाकी थे और उन्होंने कहा जी चाहे मुझे एक भी वोट ना पड़े लेकिन मैं ये इलेक्शन ज़रूर करवाऊंगा। बहरहाल ये इलेक्शन हो गया। अब इमरान खान साहब इस इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्या वाकई, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ये समझते हैं कि शायद मिर्ज़ा अफरीदी इमरान खान की चॉइस नहीं है या इमरान खान साहब तक दुरुस्त इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई गई मिर्ज़ा अफरीदी को लेकर। कुछ लोगों का ये दावा है, सबकी अपनी अपनी बातें। हाँ ये जरूर है कि बहुत सारे चैनल्स पे खबरें चल रही थी कि जनाब इतने वोट इधर हो गए, इतने वोट इधर हो गए, फलाना बंदा बैठा हुआ है उसके लिए इतने वोट अवेलेबल है, फलाना बंदा जो है वो इतने वोट खरीद चुका है। तो ये चीज़ नहीं हो पाई क्योंकि चीज़ें तय हो गई थी। अपोजिशन और हुकूमत ने एक पेज पर रहते हुए ये पूरा इलेक्शन लड़ा है। यहां सारी चीजें तय पा चुकी थी तो यहां पे इधर उधर बंदे तोड़ने की जरूरत नहीं थी। फैसला बहुत ऊपर हो गया था। एमपीएस पे पैसा और वक्त जाया करने के लिए कोई जरूरत नहीं थी। चीजें बड़े स्मूथ तरीके से हो गई हैं। 9 मई के हवाले से नाजरीन यहां पे एक पूरा एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक भूचाल खड़ा करना चाहिए कि वो 9 मई जिसका बहाना बनाकर पिछले 2.25 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है, लगातार कुचला जा रहा है, उस 9 मई के मुकदमे का भुरकस निकल गया है। पूरा का पूरा पोस्टमार्टम हो गया अदालत के अंदर। अब अदालतें फैसले तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही देंगी क्योंकि जजों ने जो फैसले लिखने होते हैं वो तो लिखने थोड़ी होते हैं, वो तो पढ़ने होते हैं। वो तो लिखे लिखाए फैसले आ जाते हैं जैसा दिखाई दे रहा है। अब इसमें जो है वो 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन वकला हैं, उन्होंने ये चंद पॉइंट्स बनाए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और वो ये बताते हैं कि ये नुकात इस पूरे मुकदमे को उड़ा कर रख देते हैं। नंबर 1 ये है, इसमें जो है वो अबूदर सलमान उन्होंने बड़ा काम किया, कुछ और वकला है उन्होंने सब ने मिलकर काम किया है, लेकिन ये मैंने उनसे ये सारी इंफॉर्मेशन हासिल की है। नंबर 1 मामला ये है कि 9 मई के मुकदमात की बुनियाद बनने वाला साजिशी दावा अदालत में नाकाम हो गया। दोनों अहम इस्तगासा के गवाहों ने जिरा के दौरान एतराफ़ किया। क्या क्या एतराफ़ किया? नंबर 1, निगरानी करने या सर्वेलेंस करने की कोई मंजूरी मौजूद नहीं थी। नंबर 2, पुलिस रोजनामचे में कोई इजाजत या रिकॉर्ड दर्ज नहीं था। नंबर 3, एक गवाह तो उस दिन ड्यूटी पर ही मौजूद नहीं था। एक और चीज़ इसके अंदर शामिल है, वो ये है कि गवाहान कहते हैं कि हम गए जनाब इमरान खान साहब के घर में छुप छुपा के पहुंच गए। ना वो इमरान खान साहब के कपड़ों का रंग बता पा रहे हैं, ना बाकी लोगों के बारे में बता पा रहे हैं। और एक कहता है जी मैं सोफे के पीछे छुप गया था और दूसरा कहता है कि मैं मेज़ के नीचे छुप गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि इमरान खान साहब के घर से वो मेज़ और सोफ़ा ले जाके अदालत में रख देते और वहां जाकर कहते हैं कि जनाब इन गवाहों को कहें कि इसके नीचे और इसके पीछे छुप के दिखाएं, जरा पता तो चले कि ये कैसे बिल्ली के बच्चे हैं या पुलिस वाले हैं कि एक मेज़ के नीचे घुस जाएगा, एक सोफे के पीछे घुस जाएगा। ये कैसे हो सकता है?
सारी दुनिया वहां पे, यानी बाहर से लेके अंदर तक इतना जबरदस्त वो निगरानी का एक सिस्टम था। मैं क्योंकि खुद गया हूं, बाकी बहुत सारे सहाफ़ी गए हैं, सीनियर सहाफ़ी भी गए हैं। ये आप शामी साहब से पूछ सकते हैं, मुजीबुर रहमान शामी साहब से, वड़ाइच साहब से पूछ सकते हैं, आप आफ्ताब इकबाल साहब से पूछ सकते हैं। ये बुजुर्ग लोग हैं, ये आपको बताएंगे कि वहां पे क्या इन्होंने देखा और कैसे हुआ। और बहुत सारे लोग, आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, वो भी वहां पे गए हैं, उनसे आप पूछ लें, वो आपको बताएंगे कि जनाब वहां पे कोई बिल्ली का बच्चा भी घुस सकता था बगैर मर्जी के, तो ये पुलिस वाले अंदर घुस गए और एक सोफे के पीछे और एक मेज के नीचे छुप गया। ये चीजें उठा के अदालत में ले जाए, पीटीआई को चाहिए, और जाके कहीं इन पुलिस वालों को बोले यहाँ छुप के दिखाएं। दूसरा, इस्तगासा के जो गवाह हैं वो जिरा के दौरान इमरान खान के जमान पार्क रिहाइश गाह की शनाख्त करने में नाकाम रहे। उन्हें पता ही नहीं था कि घर है किस तरह का, कितने दरवाजे हैं, कहाँ से गुजरते हैं, किधर से अंदर जाते हैं, शीशा किस तरफ है, खिड़की किस तरफ है, सोफा किस तरफ को लगा हुआ था, जो इमरान खान साहब जहां बैठते थे वहां दरवाजा दाएं जानिब था या बाएं जानिब था या सामने की जानिब था। जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो इमरान खान साहब के कमरे से पहले आप कितने दरवाजों से गुजरते हैं, बाहर टेबल कहाँ रखी हुई है, अंदर किस तरफ है, कोई वो बता ही नहीं सके। ना कोई नक्शा दिखाया, ना कोई खाका पेश किया, ना ही उस जगह का उन्हें मोतबर इल्म था जिसकी उन्होंने निगरानी की थी। तो इनकी मन गढ़ंत जो गवाही है वो साबित हो गई कि जनाब ये मन गढ़ंत है, और इनको जो कहा गया इन्होंने बेचारों ने वही गवाही दे दी है। अच्छा, ये मुकदमा जो है इसकी रफ्तार भी गैर मामूली है, ये भी एक नुक्ता उठाया गया। रोजाना समातें की गई, हत्ता के हफ्ते की रात 10:30 पौने 11 बजे तक भी अदालती कार्रवाई चलती रही। ये कारकर्दगी नहीं है, ये दबाव है, और कानूनी उसूल है कि जल्दी किया गया इंसाफ दफन किया गया इंसाफ होता है। यानी जल्दबाजी में जो आप इंसाफ करते हैं वो इंसाफ को दफन करने के मुतरादिफ है, ये वैसे ही कानूनी उसूल है। शाह महमूद कुरैशी साहब, जिन्हें साइफर केस में बरी किया जा चुका है, उन्हें 9 मई में फंसाने के लिए मुलविस कर दिया गया। हालांकि उस दिन वो लाहौर में थे ही नहीं, अपनी बीवी के साथ आगा खान अस्पताल कराची में थे, और ये फौजदारी कवानीन की सख्त खिलाफ वर्जी हो रही है, और उस आदमी को लाहौर के मुकदमात में इन्वॉल्व कर दिया गया है। कैद को मुकदमा चलाने की बुनियाद बना दिया गया। उमर सरफराज चीमा और महमूद रशीद साहब, ये लोग जो है सिर्फ इन पे मुकदमात इसलिए चल रहे हैं कि इनको जेल के अंदर रखना, और ये जेल के अंदर मौजूद है। ये एक मनमानी कार्रवाई है, ये भी नुक्ता उठाया गया वकला की जानिब से। अंदलीब अब्बास और मुराद राज, इन्होंने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की इनके ऊपर मुकदमा चला ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी सियासी वाबस्तगी पीटीआई के साथ ख़त्म कर दी थी। अंदलीब अब्बास उस गाड़ी में थी जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा थी, दोनों के ऊपर एक जैसा मुकदमा था। मुराद राज जो है उनके बेशुमार मैसेजेस आईजी ने पढ़ के बताए हुए थे, लेकिन ये दोनों गायब हो जाते हैं बीच में से, और ये बराबरी के उसूल की खिलाफ वर्जी है। कुछ मुलजिमान को 9 मई के मुकदमात में 2 साल से जमानत नहीं दी गई, जबकि कुछ 1 साल से बगैर सजा के कैद हैं। ये आइन की खुली खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 9 जो है वो शख्सी तहफ़्फ़ुज़ का हक देता है, जबकि आर्टिकल 10 गिरफ्तारी और हिरासत में कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करता है। ये लंबी पेशगी कैद है, यानी प्री ट्रायल डिटेंशन है, ये जो कानून की खिलाफ वर्जी है, और ये बगैर ट्रायल के सजा दी जा रही है। तफ्तीशी अफसर ने दावा किया कि 9 मई के 30 दिन बाद शेरपाव पुल के करीब खुली जगह से वो डंडे और लाठियां उठाकर लाया, वहां से उसने बरामद किए। हालांकि उसने ये बात भी खुद तस्लीम की कि इस जगह रोजाना कंटोनमेंट बोर्ड सफाई करवाता है। अब ये बात तो अकल में आने से ही बाहर है ना, कि जहां पे रोजाना सफाई आती है वहां पे डंडे और लाठियां पड़ी हुई हैं, और वो वहीं पड़ी हुई है, कोई जनाब देखने वाला ही नहीं है, उठाने वाला ही नहीं है, और सफाई रोजाना की बुनियाद पे वहां पे हो रही है। तो ये शवाहिद की कानूनी हैसियत को बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ गया है। अच्छा जी, एक और चीज है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट, इजाफी इल्जामात बगैर किसी बाकायदा इजाजत के शामिल किए गए हैं। जब भी कोई इल्जाम नया शामिल किया जाता है तो बाकायदा एक इजाजत ली जाती है, फिर वो इल्जामात शामिल किए जाते हैं, और इन इल्जामात के हक में किसी किस्म का कोई सबूत पेश नहीं किया गया, ज़बानी कलामी चीज़ें आकर बयान कर दी गई, एक कहानी सुना दी गई। ये कार्रवाई कानूनी इख्तियार से तजावज़ है और तरीक़ाकार के लिहाज से कालादम है, गलत करार दी जा चुकी है। कोर कमांडर हाउस जो कि मरकजी मकामात में से एक है, उसके आसपास कोई भी सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश नहीं की गई। बरियत देने वाले शवाहिद को छुपाना शफाफ ट्रायल के लाजमी उसूल यानी शवाहिद की फरामी की खुली खिलाफ वर्जी है। अच्छा जी, वाकये के वक्त फौजी एहलकार इस इलाके में तैनात थे, लेकिन किसी भी फौजी को बतौर गवाह अदालत में पेश नहीं किया गया। ये इकदाम इस्तगासा की गैर जानिबदारी और तहकीकात की जो मुकम्मलपन है उस पर संगीन सवालात उठाता है। ये बड़ा सवाल है भाई, वहां तो फौजी मौजूद थे सर, तो फौजियों ने आगे गवाही क्यों नहीं दी? ये पुलिस वाले तो बेचारे बाद में कोई इधर से आ रहा है कोई उधर से आ रहा है, उनको पता भी कुछ नहीं है, ये गवाह बन रहे हैं।
फौज का कोई एक भी एहलकार गवाह नहीं बना। ये क्यों हुआ, हालांकि अटैक तो वहां हुआ था। बुनियादी सवालात कुछ ऐसे हैं जिनका अभी तक जवाब नहीं दिया गया। सिक्योरिटी रुकावटें 9 मई वाले दिन क्यों हटाई गई, हुजूम को जमा होने की इजाजत क्यों दी गई, और सबसे आम सवाल सीसीटीवी फुटेज को क्यों छुपाया गया और वो कहां गई है। ये गफलत और बदनीयती की निशानदेही करता है मामला। मीडिया को मुकदमे के आखिरी मराहिल की कवरेज से रोक दिया गया है। जो जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है, अब मीडिया को इजाजत नहीं दी जाती कि वो उसकी जाके कवरेज करे, और ये ओपन जस्टिस के उसूलों की खिलाफ वर्जी है, और ये अमल पूरी दुनिया में कहीं भी काबिल कबूल नहीं है। इस बात के लिए कोई वाज़ेह कानूनी मेयार नहीं दिया गया कि किन अफराद का ट्रायल फौजी अदालतों में होगा और किन का इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में होगा। यानी जिसका दिल किया उठा के फौजी अदालतों में ले गए, और जिसका दिल किया उठा के उनको जो है वो अवामी अदालतों के अंदर या आम सिविल अदालतों के अंदर पेश कर दिया। ये एक बड़ा अजीबोगरीब मामला था। इसका फैसला किसी जगह पे नहीं हुआ। ये फैसला साजी, मनमानी और गैर शफाफ और बज़ाहिर इम्तियाजी है। अच्छा, एक और नुकता यह उठाया गया कि सिविलियन अफराद का फौजी अदालतों में ट्रायल करना गैर आईनी है और दर्ज झेल कवानीन और उसूलों की खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 10 मुनसिफाना ट्रायल का हक, आर्टिकल 1753 ये अदलिया की खुद मुख्तारी, आर्टिकल 9 की भी खिलाफ वर्जी है कि शख्सी तहफ़्फ़ुज़, और आर्टिकल 14 की भी खिलाफ वर्जी है ICCPR बाइख्तियार खुद मुख्तार और गैर जानिबदार ट्रिब्यूनल में मुकदमा चलाने का हक। ये तमाम हुकूक किसी भी मुनसिफाना अदालती निज़ाम की बुनियाद हैं और इनकी खिलाफ वर्जी इंसाफ के उसूलों की नफी है। अब नाज़रीन, कुछ और नुक्ते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा आने वाले दिनों में। तो ये एक और चीज़ बड़ी अहम, ये मैं अभी आपको बताता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। 9 मई के ट्रायल के दौरान कमरा अदालत में एक ऐसा मशकूक शख्स भी, ये मुख्तलिफ ज़राए बता रहे हैं, एक ऐसा मखसूस शख्स मौजूद रहा जो देखने में मशकूक लग रहा था। उसने हाथ में घड़ी पहनी हुई थी और उस घड़ी में 12 बज रहे थे। यानी वो घड़ी का टाइम ना ऊपर जा रहा था, ना इधर जा रहा था, ना उधर जा रहा था, वो 12 ही बज रहे थे घड़ी में। और ये एक ऐसी घड़ी है जिसमें 12 ही बज रहे होते हैं हर वक्त। और एक वकील ने उस पर शक किया और उससे जाकर पूछा कि जनाब आप कौन हैं और ये टाइम क्या हुआ था ये बताएं। तो उस आदमी के चेहरे के तासुरात बदल गए, वो परेशान हो गया, उसका रंग उड़ गया कि ये मेरी घड़ी नोटिस हो गई है। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो घड़ी है, इस किस्म का जो गैजेट्स होते हैं, ये चीज़ों को रिकॉर्ड भी करते हैं और चीज़ों को सेम टाइम में किसी और जगह सुनवाने की और दिखाने की सलाहियत भी रखते हैं। यानी ये ऐसा लगता है कि शायद इस ट्रायल को कहीं और भी देखा जा रहा है और सुना जा रहा है, और जज के ऊपर और अदालत के पूरे सिस्टम के ऊपर कड़ी नज़र रखी गई है कि अदालत में क्या हो रहा है, और अदालत से बाहर भी लोग इस ट्रायल को देख रहे हैं। वैसे देखने के लिए तो और 100 तरीके हो सकते हैं। बहरहाल ये जिसने हाथ में घड़ी पहनी हुई थी, ये मशकूक आदमी, इससे जब वकील ने सवाल किया तो ये घबराहट का शिकार हो गया। हत्ता कि एक पुलिस वाले ने सवाल किया, ये आयशा भुट्टा कौन है, ये क्या मसला है? वो यार मैंने उसको गिरफ्तार किया हुआ। कहते तुमने गिरफ्तार किया हो, तुम पहचानते नहीं हो? कहते नहीं, मुझे पहले बता दो वो कौन है, मेरे खाते डाल दी गई है। ये पुलिस वालों की हालत है कि उठा के एजेंसियों वाले ले गए लोगों को और बाद में पुलिस वाले उनकी शनाख्त करते फिरते थे जेलों में जा जाकर के, शक्ल दिखाओ हमने किस किस को गिरफ्तार किया है, यानी हमारे खाते कौन कौन सा पीटीआई का बंदा डाला गया, हमें शक्लें दिखाओ। अगर वहां जाकर पहचानना पड़ गया अदालत में तो फिर हम क्या करेंगे। ये नाज़रीन हालत है 9 मई के मुकदमे की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह मामला आलमी सतह पे और पूरी दुनिया में इंग्लिश में, उर्दू में, मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर उठाना चाहिए। आलमी मीडिया को इसके बारे में बताना चाहिए कि 9 मई की हकीकत क्या है और उसमें से क्या निकला, क्योंकि बहुत प्रोपेगेंडा किया गया इस जमात के खिलाफ। एक सियासी जमात को कुचलने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। लाहौर से नाज़रीन जो कारकुन गिरफ्तार किए गए थे, लाहौर में रैली निकाली कारकुनों ने, दफ़ा 144 नहीं फिर भी लगा दी उनके ऊपर। तो इस पर ILF ने, इंसाफ लॉयर फोरम ने इनके मुकदमात लड़े जाकर। रात लेट नाइट तक ये लोग अपने पता करते रहे कौन कौन कहाँ पे पकड़ा गया है और कौन कौन से मुकदमात दर्ज हुए हैं। सुबह जब अदालतों में पेश किया गया तो ILF ने ये मुकदमात डिस्चार्ज करवाए हैं और अपने वर्कर्स को रिहा करवाया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर एक तरफ नाइंसाफ़ी हो रही है तो दूसरी तरफ लोअर कोर्ट्स में कहीं ना कहीं इंसाफ मिल जाता है, कहीं ना कहीं इंसाफ मिल जाता है। उस तरह तो इंसाफ नहीं है जैसे होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़म है। सेनेट इलेक्शन अब हो गया कामयाबी के साथ और जो वर्करों का हक था वो मार लिया गया, लेकिन अब इसके बाद देखना यह है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसमें मुराद सईद सेनेटर बने हैं। मुराद सईद जिससे इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट नफरत करती है, और मुराद सईद बड़े लंबे अरसे से रूपोश हैं।
मेरे ख्याल में उनको एक मौके के तौर पे भी लेना चाहिए मुराद सईद को अब, क्योंकि वो एक सेनेटर हैं। तो अब उन्हें, मुझे नहीं लगता कि ये निज़ाम ऐसे उन्हें जान से मारने की कोई हरकत करेगा या उन्हें जबरी तौर पे लापता करेगा इस वक्त, क्योंकि वो सेनेटर मुंतखब हुए हैं और सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले सेनेटर हैं। लेकिन वो फैसला वो खुद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। उन्हें ये देखना पड़ेगा कि क्या वो बाहर आते हैं तो उनकी पार्टी या उनकी जो सूबाई हुकूमत है वो उन्हें कितनी प्रोटेक्शन देती है और किस तरह से। अगर वो हलफ नहीं भी लेते तो मुराद सईद साहब जो है वो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब शायद उनकी ज़रूरत है पार्टी को और उन्हें किसी वक्त शायद सामने आना पड़ जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने उन्हें कहा हुआ है कि आपने अभी सामने नहीं आना, क्योंकि मुराद सईद को लेकर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में जो टॉप के 2-4 लोग हैं उन्हें बहुत गुस्सा है और वो ये समझते हैं कि मुराद सईद बहुत सारे मामलात के लिए रिस्पॉन्सिबल है और मुराद सईद की वजह से इतनी शर्मिंदगी हुई कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए बार बार पुलिस जाती थी और नाकाम होकर वापस आ जाती थी। और वो सारे ऑपरेशन में मुराद सईद एक कमांडर की तरह इमरान खान के सामने मौजूद था और वो कारकुनों के साथ मिलकर इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करने देता था, बल्कि जो जानलेवा हमले की कोशिश की गई एक दफ़ा अदालत के बाहर, वहाँ पर भी मुराद सईद ने अपने कारकुनों के साथ मिलकर ज़बरदस्त तरीके से इमरान खान साहब का दिफा किया। हालांकि वहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे गैजेट्स के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ मौजूद थे, लेकिन वो कामयाब उस दिन भी नहीं हो पाए। लिहाजा मुराद सईद साहब के लिए एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम कारकुन के लिए अच्छी खबर तो है कि मुराद सईद साहब बन गए हैं, लेकिन अब मुराद सईद साहब की अगली स्ट्रेटजी क्या होगी ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। नाज़रीन, मेरे बारे में एक ट्वीट किया है अमाद यूसुफ ने, तो वो इतना कोई वायरल तो नहीं हुआ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि वो मायूस ना हो और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं ख़ुद पब्लिक कर दूँ। वो कहते हैं इमरान रियाज के फ़रार होने की कहानी, आगे लिखते हैं कि कासिम सूरी की ज़ुबानी, आगे लिखते हैं वैसे कहानी में एक और ट्विस्ट था, विल टेल सम अदर डे। वो कह रहे हैं जी कहानी इमरान रियाज के फ़रार होने की कहानी है और ये कासिम सूरी की ज़ुबानी है। कासिम सूरी बता रहे हैं सोहराब बरकत साहब को इंटरव्यू देते हुए कि मैं कैसे निकला पाकिस्तान से और फिर मैंने ये देखा जब इमरान खान मुश्किल में तो मैंने इमरान खान की आवाज़ को बचाने के लिए उन्हें पाकिस्तान से निकलने में मदद दी। और ये बात कासिम सूरी ने नहीं बताई थी, ये पहले मैंने बताई थी। कासिम सूरी बाद में बोले थे, पहले मैंने खुद बताई थी ये सारी बात कि मैं कासिम सूरी की मदद से निकला हूँ, मैंने खुद पहले बताया, वरना वो तो इतना बड़ा आदमी है, वो तो ये कह भी नहीं रहा था। यानी उसने कभी मेरे से इसके बारे में दोबारा बात भी नहीं की। मैंने जब ये बात की तो उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा आपने ये बात पब्लिक कर दी है। मैंने कहा मुझे लगा कि बस अब मैं बताऊं लोगों को कि मैं कैसे निकला हूं और आपने मेरी मदद की थी तो मैंने आपका नाम ले लिया। उसने मुझे बिल्कुल, कासिम सूरी ने नहीं कहा कि मेरा कभी नाम लेना या कोई क्रेडिट के लिए नहीं किया, उसने जो किया वो एक दोस्त के नाते किया था। जैसे मुराद सईद ने जितनी मदद की अरशद शरीफ की, वो जो ताल्लुक निभाया वो अपने एक दोस्त होने के नाते निभाया, ऐसे ही कासिम सूरी साहब से मेरी एक दोस्ती थी और उन्होंने वो ताल्लुक निभाया। तो ये कासिम सूरी साहब की बात अमाद यूसुफ साहब ने लगाई, ये ARY के मुलाजिम है अमाद यूसुफ साहब। तो अमाद साहब आप कह रहे हैं कि कोई और ट्विस्ट है जो आप बताना चाहते हैं, अब बताओ ना, अब बताओ, आपके आका भी खुश हो जाएंगे। जिन ताकतवरों की आप गुलामी करते हैं, जिनका पट्टा आप लोगों गले में डाल लेते हैं, आप बताइए ना, आप बताइए उन्होंने क्या हुक्म जारी किया है कि इमरान रियाज के बारे में क्या प्रोपेगेंडा करना है। बोलो ना भाई, क्यों नहीं बोलते, बताओ, जल्दी बताओ, इंतज़ार किस बात का, नहीं क्यों इंतज़ार किस बात का, बताओ, निकालो अपने अंदर जो गंद है। ऐसे ही कुछ लोगों ने बेशर्मी करके जो शहीद अरशद शरीफ का मजाक उड़ाया था, ऐसे ही किया था ना, जब आप लोगों ने नौकरी से निकाला शहीद अरशद शरीफ को, रातों रात उसे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, तो एयरपोर्ट के ऊपर उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर, और मैंने पूछा था शहीद अरशद शरीफ से कि आपकी फ़ोटो, तो उन्होंने कहा जी मैं इमरान जानबूझकर इसमें मुस्कुरा रहा था, मुझे आइडिया था कि ये मेरी तस्वीर का मजाक बनाएंगे, इसलिए मैंने अपनी तस्वीर जो है वो मुस्कुराते हुए मैंने अपनी तस्वीर लगाई थी। तो तब भी कई ऐसे गिद्ध हैं, लाशें नोचने वाले गिद्ध, मजाक उड़ाने वाले लोग, तब भी कुछ बेशर्मों ने यह कहा था कि वो पाकिस्तान से भाग गया और मजाक उड़ाया था अरशद शरीफ का। आज आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आप और कुछ नहीं कर रहे। पहले बहुत सारे लोग नंगे हो चुके हैं, आप भी अपने कपड़े उतार रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उतारिए अपने कपड़े। देखिए माजी में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन आपने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा, आपने नहीं सीखा, और आप आज भी वही कर रहे हैं जो आप हमेशा से करने के लिए माहिर हैं, ताकत की पूजा, ताकत की पूजा करते हैं आप, और आप आज भी ताकत की पूजा कर रहे हैं। बताइए आपके ताकतवर आका क्या कह रहे हैं आपको कि इमरान रियाज के बारे में क्या कहना है, बोलो ना, बोलते नहीं। अब
बोलो, बताओ, कोई नया झूठ घड़ो, कोई नई बात करो। आपसे पहले भी बहुत सारे गिद्ध बोल चुके हैं, बहुत सारी अजीब अजीब बातें कर चुके हैं। मेरा रब जानता है और मैं जानता हूं कि मैं किन हालात से गुजरा हूं। लेकिन कोई बात नहीं, बोलो, उतारो कपड़े, मजीद कपड़े उतारो, ताकि लोग आपका नंगापन देखें। और मेरा चैलेंज है कि बोलो। अहमद यूसुफ साहब ने बहुत ही मायूस किया है। हैरत हुई मुझे कि सिर्फ इसलिए कि एक दिन का बाइकआउट हुआ एयरवाई का, हालांकि ये सारी जमातें इतने इतने लंबे बाइकआउट करती थी एयरवाई का, इन्हें कभी तकलीफ नहीं होती थी। आज एक पॉलिटिकल पार्टी ज़ेरे अताब है, उनका लीडर जेल में है, ये कभी इमरान खान पे तनकीद करता है, कभी इमरान रियाज पे तनकीद करता है। ये लोग एक दिन अरशद शरीफ को भी बुरा भला कहेंगे। इन्होंने अरशद शरीफ के खून का फायदा उठाने की कोशिश की बेशर्मों ने, बेशर्मी की हद तक ये लोग गए। और अरशद शरीफ शहीद कैसे हुआ, जब ये खुरा निकाला जाएगा तो इसमें आपके भी हाथ जो हैं, आप क्लीन हैंड्स के साथ नहीं हैं, आपके हाथ साफ नहीं हैं। अहमद यूसुफ साहब, आप और आपके मालिकान ये सारे फंस जाएंगे जिस दिन इंसाफ होगा। और मेरा रब इंसाफ करेगा, देर बदेर इंसाफ जरूर करेगा। ये मामला ऐसे रुकेगा नहीं। नाज़रीन, एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की जो है वो खबर है, वो मैं आपको बाद में पहले बताता हूँ। दो खबरें और बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो बारिश इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में दोबारा हुई है और हर तरफ तबाही फैल गई, और गाड़ियाँ जो हैं वो बारिश के अंदर बहती हुई नज़र आ रही थी। जहाँ पे नए कंस्ट्रक्शन के मंसूबे बनाए जा रहे हैं वो सारे इलाके बह रहे हैं और बड़े पैमाने पर तबाही हुई है दोबारा। ये क्यों होती है? मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ये जो तामीराती मंसूबे गैर कानूनी तौर पर जिनको इजाज़त दी गई है, ये होता रहेगा मामला जब तक के पानी के पुराने रास्ते नहीं खोले जाएंगे। जब आप पानी के पुराने रास्ते जो सदियों से चल रहे हैं उन्हें बंद कर देते हैं, तामीराती प्रोजेक्ट्स वहाँ पे बना के पैसा कमा लेते हैं, तो पानी फिर नए रास्ते ढूंढता है। और जब पानी नए रास्ते ढूंढेगा और उसको नहीं मिलेंगे तो वो आबादियों में दाखिल होगा, वो तबाही फेरेगा। और वो तबाही अब हम होती हुई देख रहे हैं। नाज़रीन, वो बलोच सरदार भी गिरफ्तार हो गया है जिसने ये जुल्म और जबर किया था, जिसके फैसले पे ये जुल्म और जबर हुआ था, बलूचिस्तान वाला। और ये सारी खबर मेरे सामने मौजूद है। नाज़रीन, ये सरदार शेरबाज है जिसे गिरफ्तार किया गया है और इसको हथकड़ी भी नहीं लगाई गई और अदालत ने इसका 1-2 दिन का रिमांड दिया, 2 दिन का कह रहे थे। हालांकि ना इसके मुंह पे काला कपड़ा डाला गया, इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या किया है। तो सियासी मुखालफिन को जैसे रियासत कुचलती है, लेकिन यहाँ पे इस सरदार के खिलाफ जिसने सरेआम कत्लेआम का हुक्म जारी किया और इसको मरकज़ी मुलजिम के तौर पे गिरफ्तार किया गया है, इसके साथ जो रियासत का सलूक है वो हैरान कुन है। इन्हीं में हैरान हो रहा था। और जो सलूक किया जा रहा है जबरी तौर पे गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के लिए जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, ज़रा एक छोटी सी वीडियो देख लें, आपको समझ आ जाएगी। वो बारिश के अंदर ख़वातीन और बच्चियाँ कैसे बैठी हैं, वो नौजवान, वो बुज़ुर्ग कैसे बैठे हैं बारिश के अंदर, वो इंतज़ार कर रहे हैं। ये आप वीडियो देख रहे हैं साथ में, ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि रियासत इन्हें इंसाफ देगी, लेकिन इन्हें एक तंबू लगाने की इजाज़त नहीं है। ये सड़क पे बारिश में बैठे हैं, नीचे भी पानी बह रहा है, ऊपर से आसमान से बारिश बह रही है और इस्लामाबाद में बारिश से तबाही भी हो रही है। हम अपनी तबाही को खुद दावत देते हैं जब हम जुल्म करते हैं, जबर करते हैं, फस्तायत करते हैं और उसके खिलाफ कोई बोलता ही नहीं, कोई खड़ा भी नहीं होता। और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इसके ऊपर सो मोटो ले लिया है। तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कोई जाकर बताए कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपका सो मोटो का इख्तियार ख़त्म हो गया है, बिला वजह आप इस तरह उछल कूद ना करें। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।